अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम्स व्हिच इज प्रोसेसेस। इस प्रोसेस के चैप्टर के अंदर जो हम कवर करेंगे दैट इज के प्रोसेस कॉन्सेप्ट क्या है, शेड्यूलिंग से होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेस जो है उनके ऑपरेशंस कैसे हम परफॉर्म करते हैं, इनकी जो कम्युनिकेशन है वो किस तरह होती है, कम्युनिकेशन इन क्लाइंट सर्वर सिस्टम जो है हम वो किस तरीके से मुकम्मल करते हैं। जिन ऑब्जेक्टिव्स हम कवर करेंगे उनमें के एक प्रोसेस और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की हम इंट्रोडक्शन देंगे। इसके अलावा जो हमारे पास फीचर्स हैं प्रोसेसेस के, शेड्यूलिंग, क्रिएशन, टर्मिनेशन वगैरह, इनको हम डिस्कस करेंगे। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो है वो कैसे की जाती है यूजिंग शेयर्ड मेमोरी या फिर मैसेज पासिंग, और कम्युनिकेशन इन क्लाइंट सर्वर सिस्टम जो है वो कैसे की जाती है। कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं तो प्रोसेस कॉन्सेप्ट के अंदर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करें उसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। वन इज जो बैच सिस्टम जिसको आप जॉब्स कहते हो, और टाइम शेयर्ड सिस्टम जिसमें आपके यूजर प्रोग्राम्स और टास्क आ जाते हैं। आपको जब आप टेक्स्ट बुक में जाएंगे तो आप जॉब या प्रोसेस जो है वो आपको इंटरचेंजली बहुत सारे जगहों पे नजर आएगा। प्रोसेस है क्या, ये जो हमने लास्ट टाइम भी उसने बात की थी लेक्चर के अंदर, जो आपका प्रोग्राम होता है वो आपकी पैसिव एंटिटी है, और जब वो रनिंग पोजीशन में आ जाता है हम उसको एक्टिव एंटिटी के तौर पर डील करते हैं, और जब वो एक्टिव एंटिटी के तौर पर डील करते हैं वो प्रोसेस कंसिडर होता है। So a program in execution, जो वो आपका प्रोसेस आता है, प्रोसेस एग्जीक्यूशन मस्ट प्रोग्रेस इन सीक्वेंशियल फैशन। मुझे ये पता है कि हमारे नए प्रोग्राम चलते हैं सीक्वेंशियल चलते हैं, लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। इसके अंदर जो हमें किसी प्रोग्राम के अंदर जो मुख्तलिफ चीजें नजर आती हैं, वन इज कोड सेक्शन जिसको टेक्स्ट सेक्शन भी कहते हैं। आपका प्रोग्राम काउंटर जो कि आपको बता रहा होता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो आपकी एग्जीक्यूट हुई है वो कहाँ पर मौजूद है, उसका एड्रेस क्या है, वो आपका प्रोग्राम काउंटर कंटेन कर रहा होता है। स्टैक कंटेन का टेम्पररी डाटा, स्टैक आपके पास मेमोरी के अंदर एक स्पेशल मेमोरी यानी मेमोरी का एक स्टोरेज का तरीकेकार है जहाँ पे आप अपना डाटा रखते हैं फॉर स्पेशल यूजेज। इसके अंदर कोई स्पेशल तरीके रखने का और यूज करने का, इसके अंदर जो डाटा रखते हैं FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फंक्शन पैरामीटर रखते हैं, रिटर्न एड्रेस रखते हैं, लोकल वेरिएबल रखते हैं। सपोज अगर आपने नॉर्मल फैशन के अंदर वर्किंग कर रहे हैं और उसके बाद आपने किसी एक फंक्शन को आपने एग्जीक्यूट करना है जिसके लिए आपको अपनी नॉर्मल फंक्शनलिटी को पॉज करके जो है जंप करके किसी और जगह पर जाना है, वर्किंग कंप्लीट करके वापस आना है, तो जिस पॉइंट से आप सपोज आपकी नॉर्मल वर्किंग चाहिए थी तो ये आपकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन थी, यहाँ से आपको जंप करके एक अलग पीस कोड के ऊपर जाना है, उसको रन करना है, रन करने के बाद वापस आना है इस एग्जीक्यूशन को फर्दर कंप्लीट करने के लिए। तो ये जो पॉइंट जहाँ से जंप करके जा रहे हैं इसका रिटर्न एड्रेस और यहाँ का आपने कितनी वर्किंग कंप्लीट कर ली थी और आपका स्टेटस क्या था, ये इन्फॉर्मेशन जो है आप स्टोर करवा के आते हैं। तो वो स्टोरेज आप स्टैक की यूज करते हैं और वहाँ आप स्टोर करवा तो फिर आप अपनी इस जंप को पर जाते हैं, अपना जो कॉल कंप्लीट करते हैं, उसके बाद वापस आते हैं यहाँ पे अपना रिमेनिंग यहीं से कंटिन्यू करते हैं। डेटा सेकंड, ये आप ग्लोबल वेरिएबल्स को कंटेन करता है कि आप जहाँ भी बैठे हो इन वेरिएबल को आप जहाँ पे भी एक्सेस करें तो आप इसकी करंट वैल्यू जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद आपके पास आ जाता है हीप। हीप जो है वो मेमोरी है जहाँ पे आप टेम्परेरीली अपनी जो है जनाब विद ऑफ टाइम रनिंग ऑफ योर कोड आप कुछ टेम्परेरी वेरिएबल्स क्लियर कर रहे हो, तो टेम्परेरी स्टोरेज को यूज कर रहे हो मेमोरी, तो वो जो आपका डाटा स्टोरेज में जाता है वो आपका डायनामिकली एलोकेट हो रहा है रन टाइम पे, इसको कहते हो हीप मेमोरी। जैसे हम पहले बात की कि प्रोग्राम जो है वो आपकी पैसिव एंटिटी है जबकि और आपकी हार्ड जो डिस्क के अंदर स्टोरेज डिस्क के अंदर मौजूद होती है, जबकि प्रोसेस जो है वो आपकी एक्टिव एंटिटी है। प्रोग्राम बिकम प्रोसेस व्हेन एक्जीक्यूटेबल फाइल लोडेड इनटू मेमोरी, आपका प्रोग्राम लोड होता है मेमोरी के अंदर और उसको एग्जीक्यूशन में हम ले जाते हैं तो वो प्रोग्राम से जो है प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम स्टार्टेड बाय GUI माउस क्लिक कमांड लाइन और एंट्री ऑफ लाइन एंट्री ऑफ इट्स नेम एक्सेट्रा। आपको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, डबल क्लिक करें, आप माउस क्लिक कर लें GUI बेस के ऊपर, आप कमांड CI बेस में आप काम करें तो वहाँ पे आप इसी फाइल नाम लिख के दे सकते हैं। अगर आप टच स्क्रीन पर बात करें तो आप क्लिक ऑफ फिंगर आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वन प्रोग्राम कैन बी सेवरल प्रोसेस, एक सिंगल प्रोग्राम के अंदर हमें मल्टीपल प्रोसेस हो सकते हैं जो कि ऑन डिमांड जो है वो अपनी वर्किंग कंप्लीट कर सकते हैं। यानी आपकी अगर यूजेबिलिटी रिक्वायर कि आपने तमाम के तमाम प्रोसेस एक टाइम में स्टार्ट करने हैं तो वो तमाम यूज भी हो सकते हैं, या फिर आप वन बाय वन या मल्टीपल प्रोसेस एक टाइम पे और उसके अंदर से कुछ प्रोसेस उसके बाद वो इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। जब बात करें हैं मेमोरी की तो आपको नजर आएगा सबसे लोअर लेवल पे आपको कोड सेक्शन नजर आएगा, उसके बाद बस ग्लोबल वेरिएबल्स जो है डाटा सेक्शन है, इसके ऊपर आपके पास स्टैक और हीप आ जाता है। स्टैक हमेशा मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यू की तरफ ग्रो कर रहा है, जब हीप जो है वो आपका मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ ग्रो करता है, और इसके दरमियान ये आपकी एम्प्टी सारी मेमोरी मौजूद है जिसकी तरफ ग्रोथ जितनी करती जाएगी उतनी मेमोरी को ऑक्यूपाई करता जाएगा।
जब आप प्रोसेस की बात करते हैं, प्रोसेस जब आपके एग्जीक्यूशन में आता है तो उसके पास नंबर किसी स्टेट में हो सकता है वो या तो न्यू होगा। जब आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है तो वो न्यू प्रोसेस होता है। अगर वो आपका एग्जीक्यूशन में आ चुका है तो आपका रनिंग प्रोसेस है, प्रोसेस स्टेट में है। अगर वो किसी भी वजह से वेट कर रहा है और एग्जीक्यूशन किसी भी वजह से हो सकता है कि आईओ का वेट कर रहा है या प्रोसेसर मिलने का वेट कर रहा है, तो वो जो है वो वेटिंग कंडीशन में मौजूद है, रेडी है। वेटिंग का यही कहना चाहिए कि मैं जिस आईओ है उस आईओ के डिवाइस का वेट कर रहा है, किसी इंटरप्ट का वेट कर रहा है, उसकी पे वो कर रहा है, रेडी है। यानी वो प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए रेडी, लेकिन उसको अभी तक प्रोसेस असाइन नहीं हुआ। जब उसको प्रोसेस असाइन हो जाएगा तो वो अपनी रनिंग स्टेट में आ जाएगा। उसके बाद टर्मिनेटेड स्टेट, ये वो है कि आपका जितनी भी वर्किंग है वो कंप्लीट हो चुकी है और कंप्लीट होने के बाद उसका काम जो है वो फिनिश हो चुका है। अगर आप इस डायग्राम देखेंगे तो आपका जब भी नया प्रोसेस आता है तो न्यू स्टेट में आता है। उसके बाद जब वो एडमिट हो जाता है इन योर क्यू, रेडी क्यू, जिसके अंदर आपके पास नंबर ऑफ प्रोसेसेस मौजूद हैं, वो अपनी बारी इंतजार कर रहे हैं, तो आपके रेडी क्यू में आ जाता है। रेडी क्यू से अब वो रनिंग में जाएगा जब उसको प्रोसेस एलोकेट होगा। अगर वो रनिंग कंडीशन है तो यहाँ पे उसके पास तीन जो है वो तीन स्टेट्स हो सकती हैं, पॉसिबल स्टेट्स हो सकती हैं। एक, या तो कोई इंटरप्ट आ गया है, अगर आप वर्किंग करते हो कोई इंटरप्ट आ गया, तो जो इंटरप्ट आ गया है तो डेफिनेटली आपका सिस्टम जो है वो इंटरप्ट को है वो टैकल करेगा। तो जो उस इंटरप्ट को टैकल कर जाएगा, आप अपने आप को वापस जो है रेडी क्यू में ले आएंगे और आप वेट करेंगे जब तक आपका इंटरप्ट जो है वो फिनिश नहीं हो जाता। जब वो फिनिश हो जाएगा तो आपका प्रोसेसर वापस रेडी क्यू में आएगा और आपका जो इंटरप्टेड प्रोसेस था उसको वापस जो है वो रनिंग में ले जाएगा और सुपरवाइज कंप्लीट करेगा। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, रन में था, उसको एट दैट पर्टिकुलर टाइम उसको किसी आईओ इवेंट की जरूरत पड़ गई या उसको कोई आईओ इनपुट की जरूरत है। तो जब आपको आईओ इनपुट की जरूरत है, क्योंकि आप प्रोसेसर की वर्किंग काफी तेज होती है कि आईओ की वर्किंग थोड़ी स्लो होती है, तो आपने क्या किया कि उस सिस्टम उस प्रोसेस को वेटिंग में डाल दिया और वो वेट कर रही थी जब तक उसका आईओ इवेंट जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। जब को कोई भी इनपुट या आउटपुट रिक्वायर्ड है वो उसको कमल उसको अवेलेबल नहीं हो जाती, तो वो वेटिंग क्यू के अंदर वो बैठा रहेगा जब तक वो चीजें अवेलेबल नहीं हो जाती। जैसे ही उसको अवेलेबल होंगी, वेटिंग क्यू से रेड क्यू में आ जाएगा और वेट करेगा कि उसको प्रोसेसर एलोकेट हो ताकि वो अपनी वर्किंग को कंप्लीट कर सके। तो इस तरीके से आपका सिस्टम वापस रेडी रनिंग में जाएगा और अपनी जो वर्क है उसको कंप्लीट करेगा। लास्ट है कि आप प्रोग्राम जो रनिंग पोजीशन था उसने अपनी तमाम वर्किंग है वो मुकम्मल कर ली है और उसको मजीद प्रोसेसर की जरूरत नहीं है। इन दैट केस आपका सिस्टम जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा, सॉरी जो प्रोसेस है वो टर्मिनेट कर जाएगा, वो एग्जिट कर जाएगा। इस बाद हम बात कर रहे हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, पीसीबी। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या है? ये हर प्रोसेस के साथ एक ब्लॉक एसोसिएटेड होता है जो इसके बारे में है वो इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहा होता है। उस प्रोसेस की स्टेट है, वो रनिंग है, वेटिंग में है या रेडी में है, कहाँ पे है। प्रोग्राम काउंट लोकेशन बताएगा इसकी अगली जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूशन जो होनी है वो कौन सी है, उसका एड्रेस क्या है। सीपीयू की जो रजिस्टर के कंटेंट्स हैं जो इस प्रोसेस ने यूज करे हैं उनके कंटेंट्स यहाँ हैं, तो वो भी आपके इस प्रोसेस के अंदर जो है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर मौजूद होता है। सीपीयू की स्केड्यूलिंग इंफॉर्मेशन, इसकी प्रायोरिटी क्या है इस प्रोसेस की, स्केड्यूलिंग क्यू का पॉइंट कहाँ पे मौजूद है और इस टाइप की इंफॉर्मेशन जो है कि उसको कैसे मिलेगा और कितनी देर में मिलेगा। मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, मेमोरी एलोकेटेड टू द प्रोसेस, कितनी मेमोरी इसको एलोकेटेड हुई है फॉर दिस प्रोसेस टू कंप्लीट इट्स टास्क। अकाउंट इंफॉर्मेशन, कितना सीपीयू ने यूज कर लिया है, कितना इसको टोटल एलोकेशन थी कि इतनी देर आपको टाइम मिलेगा सीपीयू यूजेज का जिसके इसने वर्किंग कंप्लीट करना है, उसमें से कितना इसने टाइम यूज कर लिया है, कितना टाइम हो गया है सिंस स्टार्ट ऑफ टाइम और इसका टाइम बाउंड क्या है, और या फिर आप ये भी कहते हैं कि इसको कितना टाइम को एलोकेट किया गया सीपीयू में से। आईओ स्टेट्स इंफॉर्मेशन, आईओ डिवाइसेस जिसके साथ एलोकेट हैं टू द प्रोसेस, उनकी लिस्ट क्या है और कौन कौन से डिवाइसेस हैं और उनका स्टेटस होगा क्या है। जब भी आपका प्रोसेस जो है वो स्विच करता है, हमने पहले बात की थी कि आपको टाइम एलोकेट होता है आपके सिस्टम के अंदर आपका प्रोसेसर का। तो लेट्स से कि आपका प्रोसेसर है वो आपका P0 है वो स्विच करता है। जब स्विच होगा सबसे पहले क्या होगा कि प्रोसेस P0 था उसका कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा। कॉन्टेक्स्ट स्विच ये होगा कि आपका जो भी इंफॉर्मेशन थी कि आप प्रोसेसर्स के रजिस्टर्स हैं उनके अंदर कॉन्टेक्ट क्या है, प्रोसेसर कितना काम कर लिया, प्रोग्राम काउंटर कहाँ पर मौजूद है और उसकी डेट के तमाम चीजें जो पीसी इस प्रोसेस 0 के साथ एलोकेटेड है उसके अंदर तमाम चीजें सेव होंगी। उसके बाद आप लोड करोगे PCB1 जिसके ऊपर आप स्विच करके जाए, प्रोसेस 1 सपोज आप इस पे स्विच करने आ रहे हो, तो इसकी इंफॉर्मेशन आप लोड करोगे प्रोसेसर के अंदर और उसके बाद आप प्रोसेस 1 को एग्जीक्यूट करोगे। जब आपने ये कंप्लीट कर लिया या आपका टाइम प्रोसेस 1 का कंप्लीट हो गया और अब आपने प्रोसेस 0 पे वापस आना है, तो आप दोबारा स्विचिंग करोगे फ्रॉम P1 टू P0। तो उसके लिए क्या करोगे, जो आपने वर्किंग यहाँ तक कर लिया है यहाँ तक ही वर्किंग आप वापस पीसीबी में स्टोर कराओगे, इसके प्रोसेस 1 का पीसीबी है। उसके बाद सेव कराने के बाद आप लोड करोगे वापस पीसीबी 0। इसको लोड करने के बाद वापस प्रोसेस को जो है प्रोसेस 0 को है वो सीपीयू अपडेट करोगे। उसके बाद अपनी जो वर्क है उसको दोबारा एग्जीक्यूट करेगा। ये जितनी देर आपका वर्किंग आइडल है P0 से वर्किंग कर रहा है और अगर साइड पे देखेंगे तो ये इतनी देर ये आइडल बैठा हुआ है, यहाँ पे आपको प्रोसेसर लोकेट नहीं होगा।
तो इतनी देर प्रोसेसर का वेट कर रहा है कि जहां उसको प्रोसेसर एलोकेट होगा उसके उसके ऊपर वर्किंग परफॉर्म करेगा। इसके बाद आ जाते हैं थ्रेड्स। थ्रेड्स हमें पता है कि हमारे पास विद इन सेम प्रोसेस भी हमारे पास मल्टीपल आगे मल्टीपल थ्रेड्स एलोकेट होते हैं। सो प्रोसेस हैज अ सिंगल थ्रेड एग्जीक्यूशन consider having multiple program counter per process। अगर आपके पास मल्टीपल प्रोसेसर मल्टीपल थ्रेड्स रन करें, जैसे हमने बात की थी कि अगर आप वर्ड पर काम कर रहे हैं, वर्ड आपने ओपन किया है वो एक मरतबा ओपन हुआ, लेकिन अगर आप उसकी 4 फाइल पे काम कर रहे हैं तो बेसिकली वर्ड ने अपने आगे 4 जो है वो थ्रेड जो है एक्टिवेट किए हैं। सो अगर आपके पास मल्टीपल थ्रेड्स एक्टिवेट हैं तो आपको जितने थ्रेड होंगे उतने आपको प्रोग्राम काउंटर्स भी रिक्वायर्ड होंगे, क्योंकि हर प्रोग्राम काउंटर एक थ्रेड के लिए एलोकेट होगा जो उस प्रोसेस के लिए आप आइडेंटिफाई कर रहा है कि उस प्रोसेस की वर्किंग कहां तक पहुंची है। इसी तरह मस्ट देन हैव स्टोरेज फॉर थ्रेड टेल्स, इसलिए आपको जो है वो हर थ्रेड के लिए उसकी अपनी स्टोरेज एलोकेशन भी चाहिए होगी, मल्टीपल प्रोग्राम काउंटर भी चाहिए होंगे इन पीसीबीज, क्योंकि जिन्हें आप थ्रेड जो है वो बनते जाएंगे उतनी आपको उससे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगी, उनकी इन्फॉर्मेशन कहाँ कितनी स्टोर हुई थी, उनका प्रोग्राम कहाँ तक एग्जीक्यूट हो चुका था, उन्हें कितनी मेमोरी थी, उनको रिकॉर्ड, वो तमाम चीजें वो रिकॉर्ड होंगी। ये ज्यादा डिटेल के अंदर जो है वो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जो है वो डिस्कस होगा। अच्छा, इसके बाद आ जाता है कि आपका लिनक्स है वो किस तरीके से आपको दिखाया। अगर आप यहाँ पे देखें, इसके अंदर आपको नजर आएगा कि प्रोसेस का आईडी क्या है जो यूनिक आइडेंटिफायर उसको साइन हुआ है, इसकी स्टेट क्या है, कैजुअल इंफॉर्मेशन क्या है, प्रोसेस का पेरेंट और इसने आगे कोई चाइल्ड प्रोसेस जो इनिशिएट किए हैं उनकी लिस्ट क्या है, कौन कौन फाइल्स की ओपन है और एड्रेस स्पेस ऑफ प्रोसेस आपको क्या है इसके अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग के लिए। प्रोसेस शेड्यूलिंग मैक्सिमाइज सीपीयू यूज, क्विकली स्विच द प्रोसेस ऑन टू सीपीयू फॉर टाइम शेयरिंग। हम जो है क्योंकि हमारे पास जो सीपीयू है उसकी हमने पहले ही बात की कि उसकी वर्किंग काफी तेज है, तो हम क्या कर रहे हैं कि जो सीपीयू का टाइम है उसको हम स्लॉट में डिवाइड कर देते हैं और हर स्लॉट जो है वो किसी एक प्रोसेस को असाइन कर देते हैं। तो उससे होगा क्या कि जब उसको प्रोसेस को ये टाइम स्लॉट मिलेगी तो वो इसकी वर्किंग को है वो काफी जल्दी इसको परफॉर्म कर लेगा, और इन द मीनवाइल जब वो दूसरे प्रोसेस के ऊपर जंप करके चला जाएगा सीपीयू, तो इसको टाइम मिल जाएगा अगर उसको कोई इनपुट या आउटपुट डिवाइस से कोई डाटा इनपुट लेनी है या आउटपुट जनरेट करनी है, तो वो उतनी देर में वो काम कर लेगा और नया वर्किंग परफॉर्म करनी है उसके डाटा का टाइम मिल जाएगा। तो आप जो है वो जंप करेंगे दूसरे प्रोसेस के अंदर, इससे आपकी जो सीपीयू की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज कर जाती है। तो हम उसकी सीपीयू की एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने के लिए हम उसकी जो टाइम स्लॉट्स हैं उसको डिवाइड करते हैं फॉर प्रोसेस। तो उसके लिए फिर हमें स्केड्यूल करना पड़ता है कि किसको हमें कितना टाइम देना है और कब देना है। जो प्रोसेस शेड्यूलर है सेलेक्ट अमंग अवेलेबल प्रोसेसेस फॉर नेक्स्ट एग्जीक्यूशन ऑन द सीपीयू, वो देखता है मेरे पास अब कौन से प्रोसेस मौजूद हैं और मुझे किस उनमें से एग्जीक्यूट करना है। मेंटेन द शेड्यूलिंग क्यू ऑफ प्रोसेस, जो आपकी जितनी भी प्रोसेसिंग की क्यूज हैं, चाहे रेडी क्यू हो वेटिंग क्यू हो, तो ये आपकी जो क्यूज हैं उनको मेंटेन रहता है ताकि आपके सीपीयू को वेट ना करना पड़े अपने आपको जो है वो वर्किंग को जो है उसको यूटिलाइज करने के लिए। तो आपके पास जॉब क्यू आ जाती है जिसमें जितनी भी आपकी नई जॉब्स आ रही हैं वो सिस्टम के अंदर जो जनरेट हो रहे हैं प्रोसेस, वो आपके जॉब क्यू के आ जाते हैं। रेड क्यू वो क्यू है जिसमें तमाम प्रोसेसेस रिलेट कर रहे हैं जिनको मेन मेमोरी जो है वो रिक्वायर्ड होती है और वो वेटिंग में होते हैं कि उन प्रोसेस जो है वो क्रिएट हो ताकि अपनी वर्किंग को कंप्लीट कर सकें। डिवाइस क्यू वो क्यू है जिसमें आपके प्रोसेस वेट कर रहे हैं आप आईओ डिवाइसेस के अवेलेबल होने का। प्रोसेस माइग्रेट फ्रॉम वन टू वेरियस क्यूज, डेफिनेटली आपका जो पहले भी उसकी डायग्राम देखी जिसमें आपके पास रेड क्यू थी, उसके अलावा आप रन में थे, वेटिंग थे, तो आप एक क्यू से दूसरी क्यू के अंदर वेट जाते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड और वहां जाके अपनी वर्किंग को जो है परफॉर्म करते हैं, और जो आपकी वर्किंग उस क्यू के हिसाब से मुकम्मल हो जाती है तो आप दूसरी क्यू में लग के अपने प्रोसेस का वेट करते हैं अपनी वर्किंग कंप्लीट करने के लिए। अब हम बात करते हैं क्यूइंग डायग्राम की, तो आपको नजर आएगा कि ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है रिसोर्स फ्लो किस तरीके से है। आपका जो है कोई जॉब क्रिएट होती है तो वो रेडी क्यू के लिए आई, उसको जो रेडी क्यू में आई है उसको सीपीयू एलोकेट होगा। अगर तो उसकी वर्किंग सीपीयू की वर्किंग के बाद खत्म हो जाती है तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, और अगर में नहीं होता तो उसके पास जो मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं वो ये हैं कि एक तो है कि उसको आईओ की रिक्वेस्ट है, अगर उसको आईओ की रिक्वेस्ट है तो वो आईओ क्यू में जाएगा, आईओ को फैसिलिटेट करेगा, अवेल करेगा, उसके बाद दोबारा वो रेडी क्यू में आ जाएगा। अगर उसको उसका टाइम स्लाइस एक्सपायर कर गया, जिसने कहा कि हर प्रोसेस को एक खास टाइम एलोकेट किया हुआ है प्रोसेस टाइम में, तो वो अगर उसका स्लाइस एक्सपायर कर गया तो वो दोबारा सीपीयू यूटिलाइजेशन से बाहर आ जाएगा, दोबारा रेडी में वेट करेगा अपनी टर्न का कि उसकी बारी आए तो अपने काम को मुकम्मल कर सके। तीसरी चीज ये है कि वो
इसने एक सब प्रोसेस को इनिशिएट किया है जिसको आप चाइल्ड प्रोसेस कहते हैं। तो वो इनिशिएट करता है, जब आपका चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होगा तो वो एग्जीक्यूशन जाएगा। उसके लिए आपको जो है उसकी एग्जीक्यूशन का वेट करना पड़ता है, वो अपनी वर्किंग कंप्लीट करे। जब वो अपनी वर्किंग कंप्लीट करेगा उसकी भाव पे वो अपनी जो वर्किंग कंप्लीट करेगा, इसलिए उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो तो वो वापस रेडी क्यू में आके वेट करेगा टाइम एलोकेशन के लिए। या फिर अब चौथी ऑप्शन ये हो सकती है कि आपका जो प्रोसेस है उसको किसी इंटरप्ट की जरूरत है, तब वो अपनी वर्किंग कंप्लीट कर सकता है। तो इन दैट केस वो वेट करेगा इंटरप्ट का, जब इंटरप्ट करेगा तो रेडी में आएगा और अपनी बारी का इंतजार रहेगा कि अब उसको सीपीयू एलोकेट होता है जिस बेस पे अपनी वर्किंग को कंप्लीट कर सके। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं स्केड्यूल्स। स्केड्यूलिंग के अंदर हमारे पास मेनली दो किस्म के स्केड्यूल होते हैं। एक आपके पास आ गया है शॉर्ट टर्म स्केड्यूलिंग, जिसको आप सीपीयू स्केड्यूलिंग कहते हैं। सीपीयू स्केड्यूलिंग वो है कि आपने किस प्रोसेस को जो है वो एलोकेट करना है सीपीयू फॉर इट्स वर्किंग। दूसरी आपके पास स्केड्यूलिंग रहती है व्हिच इज नोन एज योर लॉन्ग टर्म स्केड्यूलिंग। ये वो स्केड्यूल है जिसको जॉब स्केड्यूल भी कहते हो। इसके अंदर है कि आप जितने भी जॉब्स क्रिएट हो रही हैं उनकी आपको एक की बन रही है और उसमें आप एलोकेट करेंगे कौन सी जॉब है वो रेडियो में कब लाई जाएगी और किसको आया जाएगा। हमारे पास प्रोसेस की दो मेन टाइप होती हैं, एक को कहते हैं इन आईओ बाउंड प्रोसेस और दूसरे कहलाते हैं आपके सीपीयू बाउंड प्रोसेस। आईओ बाउंड प्रोसेस वो वाले प्रोसेस होते हैं जिनका ज्यादातर वर्क जो है वो आईओ की यूज यूटिलाइजेशन में या उनके यूज में टाइम गुजरता है, जबकि सीपीयू बाउंड प्रोसेस वो जिनको ज्यादातर टाइम जो है अपनी वर्क जो है वो सीपीयू की अलॉटमेंट के लिए चाहिए होता है। दैट मींस कि जो मेजॉरिटी ऑफ वर्क है वो सीपीयू के प्रोसेसिंग के अंदर लगे, जबकि आईओ बाउंड के लिए जो है उनका ज्यादातर टाइम जो है वो इनपुट आउटपुट की यूटिलाइजेशन का लगेगा, यानी ज्यादा टाइम जो उनको रिक्वायर्ड वो आईओ के लिए चाहिए। और सीपीयू बाउंड है उसको ज्यादा टाइम सीपीयू का चाहिए, क्योंकि आई बाउंड को सीपीयू टाइम कम चाहिए होता है और इसमें सीपीयू बाउंड जो प्रोसेस है उनको आईओ का टाइम कम चाहिए होता है। तो आपका जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है उसने आप इन दोनों प्रोसेस को इस तरीके से मिक्स करना होता है कि आपकी जैसा एक आपका सपोज आईओ बाउंड आप प्रोसेस वेट कर रहा है तो उसके दौरान आपका जो सीपीयू वो आइडल रहेगा, तो उस आइडल टाइम के अंदर जो है सीपीयू बाउंड प्रोसेस को यूटिलाइज करे ताकि आपका जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है वो मैक्सिमम हो सके। और इसी तरह जब सीपीयू अपनी वेटिंग में जाए तो उस दौरान जो है आपका जो है वो आईओ जो है अपनी वर्किंग को कंप्लीट करे। सो आपको ये नजर आएगा। इसके अलावा इसके अंदर एक और शेड्यूल भी मौजूद है विच इज योर मीडियम टर्म शेड्यूलिंग। ये मीडियम टर्म स्केड्यूल क्या है, यहाँ हमने जैसे बात की थी कि आपका जो सीपीयू का टाइम है उसको हमने टाइम बाउंड उसकी जो टाइम्स है स्लॉट्स को डिवाइड किया। जब ए का टाइम एक्सपायर हो जाता है, लेट्स सपोज P1 का टाइम एक्सपायर हो जाता है, तो आप P2 को टाइम देना। सो इन दैट टाइम P1 का जितना भी डाटा है वो आप स्वैप आउट करोगे, उसको लाके दोबारा रेडी में रखोगे और इसके अंदर जो P2 है उसको आप एलोकेट करोगे सीपीयू। सो इन दैट केस आपकी रेडी क्यू के अंदर नॉट ओनली आपको जो है वो आईओ बाउंडिंग वेटिंग हो रही है, दूसरा ये है कि आपने एक सीपीयू का टाइम को एलोकेट किया है और वो टाइम एक्सपायर कर जाता है, तो आप उस प्रोसेस को सीपीयू से बाहर निकालेंगे और उसी जगह दूसरे प्रोसेस को है वो सीपीयू एलोकेट करेंगे। उसको बाहर निकाला है उसको स्वैप करके आप जो है दोबारा रिक्यू में आएंगे तो वो अपनी टाइम का वेट कर सके। इसका हमारे पास मल्टीटास्किंग भी अवेलेबल है कि आपके पास मल्टीपल टास्क जो है वो वर्क कर रहे हो। अब इसके अंदर जो आपके पास दो किस्म के प्रोसेस होते हैं, एक आपका फोरग्राउंड प्रोसेस होता है जो आपके पास फ्रंट पे जो वो रन कर रहा है, इसी तरह बहुत से बैकग्राउंड प्रोसेस जो आपकी जो है वो जियो यूटिलाइजेशन तो नहीं ले रहे लेकिन आपकी मेमोरी यूटिलाइजेशन ले रहे हैं और वो बैकग्राउंड में वर्क कर रहे होते हैं। जब मोबाइल सर्विसेज की खासतौर पर बात कर रहे हैं जैसे लाइक iOS का है, तो आपको नजर आएगा आप जो फ्रंट के ऊपर जो फोरग्राउंड प्रोसेस है वो एक आदि चल रहा है लेकिन मल्टीपल जो है वो आपके बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं। सो अब लिमिट हो रही है इंक्लूड सिंगल शॉर्ट टास्क रिसीविंग नोटिफिकेशन इवेंट्स स्पेसिफिक लॉन्ग रनिंग टास्क लाइक ऑडियो प्लेबैक। ये वो है कि आपका जो बैकग्राउंड में चल रहे हैं कि आपने कोई गाने चला भी दिए वो बैकग्राउंड लगा के कोई और टास्क कर रहे हो, आपकी जो है वो ये मल्टीटास्किंग हो जाती है। जब हम बात करते हैं एंड्रॉयड की तो हमारे पास लिमिट्स हमें सिस्टम में लगी है वो लिमिट थोड़ी सी कम हो जाती हैं। दैट मींस कि आपके पास जो बैकग्राउंड प्रोसेस हैं वो सर्विस प्लेटफॉर्म भी यूज करते हैं फॉर परफॉर्मिंग टास्क। अगर आपके बैकग्राउंड प्रोसेस एंड हो जाते हैं तो आपकी सर्विसेज रन कर रही होती हैं वो सस्पेंड नहीं हुई होती हैं। जैसे अगर आप कोई एप्लीकेशन ने बंद कर भी दिया है लेकिन उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, तो आपका सर्विसेज जो है वो उनका इंटरफेस कोई नहीं होगा लेकिन थोड़ी सी मेमोरी यूटिलाइज कर रहे होते हैं और जो है अपनी सर्विस परफॉर्म करते हैं, although आपका पूरा प्रोसेस जो है बैकग्राउंड में रन में नहीं होता। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग अभी हम थोड़ी सी पहले भी बात की थी। अगर आपका प्रोसेस है, आपका सीपीयू है, उसके पास आपका मल्टीपल जो टाइम स्लॉट है उसको आप मल्टी प्रोसेस को एलोकेट किया। लेट्स सपोज कि आपने टाइम T1 को जो है वो आपने एलोकेट किया है प्रोसेस P1 को, T2 को आपने दिया है P2 को, T3 आपने साइन किया है फॉर T3 प्रोसेस 4 जो है उसको आपने टाइम एलोकेशन दी है T4 की। तो जब T1 जितनी आपका एक्टिवेट है यानी आपका लेट्स सपोज कि आपका 0 से T1 तक टाइम है वो P1 को एलोकेटेड है, तो इस टाइम में आपका प्रोसेस P1 जो है वो सीपीयू यूटिलाइजेशन की तरह आएगा। जब आपका ये टाइम स्लॉट एंड हो गया है तो उसने T2 को जो है वो
एलोकेट करना है प्रोसेसर। तो जब ये प्रोसेसर एलोकेट होगा P2 को, तो P1 अपना तमाम जितना काम किया हुआ है वो और जो रजिस्टर के कंटेंट्स हैं उनको उठाकर साइड पर हो जाएगा, और P2 जो है अपना जो जितना उसने काम किया हुआ था टिल दैट टाइम उसको ये प्रोसेसर एलोकेट हुआ है, तब तक उन्हें जो है जितना काम किया है उसको लेके आएगा प्रोसेसर के रजिस्टर के अंदर, रजिस्टर से वैल्यूज को रखेगा, प्रोसेसर के टाइम को यूटिलाइज करते अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट करेगा टिल उसका टाइम अप हो जाए या वो टर्मिनेट हो जाए। तो एट दैट टाइम फिर वो P3 की चला जाएगा, जैसा सो ऑन P4, और अगर कोई मजीद प्रोसेसर तो उनका चलाएगा। इस प्रोसेस को कि वो P1 जो है वो बाहर जा रहा है और P2 आ रहा है, P1 जाते हुए अपना जितना भी रजिस्टर कंटेंट है उसको अपने पास सेव करके पीसी में बाहर जा रहा है, और P2 जो है जो सेव कंटेंट है उसको पीसीबी में वो लेकर आ रहा है, रजिस्टर्स की वैल्यूज को रखा है और सीपीयू यूटिलाइजेशन करता है। ये जो प्रोसेस है इसमें P1 अपना सामान लेके जा रहा है, P2 अपना सामान लेकर आ रहा है, और इसी तरह जब वो P2 अपना सामान लेकर आएगा और उसी जगह P3 अपना सामान लेकर आएगा, इसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में ये होता है कि पीसीबी जो एक का है, अगर प्रोसेस 1 है तो उसका पीसीबी 1 जो है वो यूटिलाइज हो रहा था, P1 ने अपना वर्किंग कंप्लीट की या टाइम पर खत्म हो गया, तो पीसीबी 1 के अंदर जितना वर्किंग उसको सेव किया जाएगा और उसको साइड पर कर दिया जाएगा। P2 आएगा, पीसीबी उसका जो है वो लोड होगा, वो अपनी वर्किंग को कंप्लीट करेगा जब तक P2 का टाइम खत्म नहीं होगा, और जैसे उसका टाइम खत्म होगा तो पीसीबी 2 को सेव कर दिया जाएगा वहां तक जब तक उसने वर्किंग किया है, और वो सामान ले साइड हो जाएगा, P3 आएगा वो उसको उसकी टाइम स्लॉट मिल जाएगी। सो ये आपको चीजें आती हैं आपकी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ऑपरेशंस ऑन प्रोसेसेस, हमारे पास जो प्रोसेसेस पे आपका कौन कौन से सिस्टम जो है वो प्रोसेस जो है वो ऑप्शंस परफॉर्म होते हैं, वो है एक आपका प्रोसेस क्रिएशन, प्रोसेस टर्मिनेशन एंड सो ऑन। ये आपका एक मेन प्रोसेस है, वो एक आपका प्रोसेस क्रिएट होना है, आपका प्रोसेस क्रिएट होगा, जॉब क्रिएट की, उसने वर्किंग शुरू की, जब उसकी वर्किंग कंप्लीट होगी तो वो उसके अंदर जो है वो अपनी वर्किंग को प्रोसेस को टर्मिनेट करेगा। प्रोसेस क्रिएशन है उसके अंदर क्या है कि आपका पेरेंट प्रोसेस है वो आगे चाइल्ड प्रोसेस या सब प्रोसेसेस जो है वो क्रिएट कर सकता है, और वो आपका ट्री बनता जाएंगे। एक प्रोसेस है उसने आगे एक सब प्रोसेस क्रिएट किए, ये चाइल्ड क्रिएट किए, उन चाइल्ड प्रोसेस ने आगे ग्रैंड चिल्ड्रन क्रिएट किए, और इस तरह से आपके जो है वर्किंग वो आगे चलती जाती है। जितना जितना जो वर्किंग कंप्लीट करता जाएगा वो रिटर्न होता जाएगा, टर्मिनेट होता जाएगा, और अपनी वर्किंग जो है वो वापस अपने पेरेंट को प्रोवाइड करता जाएगा, जो कि इंटर्न अगर ग्रैंड चाइल्ड है तो उन्हें पेरेंट को, और जो वो उन्हें पेरेंट्स है वो अपने मेन पेरेंट को जो है वो देना शुरू कर देंगे। तो इसमें जो भी प्रोसेस क्रिएट हो रहे हैं उनके आप कोई कोई आईडी उनको आइडेंटिफायर एलोकेट कर रहे हैं जो उनके यूनिक आइडेंटिफायर्स हैं। डेफिनेटली उनकी सोर्स शेयरिंग भी हो रही है कि जो पेरेंट है वो आगे जो चिल्ड्रन क्रिएट हो रहे हैं उनको कुछ ना कुछ रिसोर्स चाहिए होंगे, सीपीयू यूटिलाइजेशन केस में या मेमोरी कंटेंट के केस में, तो रिसोर्स शेयरिंग की ऑप्शंस आपको कौन सी होती हैं पेरेंट चिल्ड्रन प्रोसेस के केस में? तो एक तरीका तो ये कि पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन शेयर ऑल रिसोर्सेज, जितने भी पेरेंट के पास रिसोर्स हैं वो तमाम के तमाम जो है चिल्ड्रन को अवेलेबल होंगे, वो उन पर वर्क कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि चिल्ड्रन शेयर अ सबसेट ऑफ पेरेंट्स रिसोर्सेज, जो पेरेंट के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उसका एक चंक जो है वो चिल्ड्रन को अवेलेबल हो और उस पर अपनी वर्किंग को कंप्लीट कर ले। और तीसरी ऑप्शन ये है कि पेरेंट और चिल्ड्रन जो है वो रिसोर्सेज शेयर ना करें, पेरेंट के रिसोर्सेज अपने हैं, चिल्ड्रन के रिसोर्सेज अपने हैं। एग्जीक्यूशन ऑप्शन कौन सी हो सकती है? पेरेंट एंड चिल्ड्रन एग्जीक्यूट करंटली दो इकट्ठे वर्किंग कर लें, या पेरेंट वेट करे कि जब चिल्ड्रन अपनी वर्किंग करके कंप्लीट कर लेता है, वो करके टर्मिनेट होता है, तो वर्क पेरेंट जो है उसका डाटा भी एक्यूमुलेट करने के बाद उसके ऊपर वर्किंग आगे जो है वो कंटिन्यू कर लेगा। ये आप लें कि आपका पेरेंट है, फिर ने आगे चिल्ड्रन जो प्रोसेस क्रिएट किए, उन्होंने जो है वो आगे से ग्रैंड चिल्ड्रन जो है वो ग्रैंड जो प्रोसेस है उनको आपने इनिशिएट कर दिया। सो जैसे आप देखेंगे हर एक अदर है वो आईडी उनको साइंड है। सो जैसे जैसे जो सा प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा वो अपने डेटा जो है वापस करेगा अपने पेरेंट को, और वो इन रिटर्न अपने पेरेंट को वापस करते जाएंगे। तो जो क्रिएशन का प्रोसेस है उसमें कैसे लिख सकते हैं कि चाइल्ड डुप्लीकेट एड्रेस स्पेस है वो क्या होगी, चाइल्ड डुप्लीकेट पेरेंट, जो उसकी एड्रेस स्पेस है, चाइल्ड जो प्रोसेस क्रिएट हो रहा है वो उसकी जो एड्रेस स्पेस है वो अपने पेरेंट की एड्रेस स्पेस को डुप्लीकेट कर ले। चाइल्ड हैज अ प्रोग्राम लोडेड इनटू इट, और उसके बाद है उसके अंदर जो स्पेस है उसने अपने प्रोग्राम को लोड कर ले। यूनिक्स एग्जांपल हम देखें, सबसे पहले फोक करता है वो, यानी क्रिएट करेगा सिस्टम कॉल टू क्रिएट अ न्यू प्रोसेस। फोक सिस्टम कॉल आएगी तो आप जो है वो प्रोसेस क्रिएट करोगे और एग्जीक्यूट करने पे सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट होगी, जो कि system call used after fork to release process memory space and a new program। उसके बाद जब आप एग्जीक्यूशन जाएंगे प्रोसेस जो है fork होने के बाद जो वो एग्जीक्यूट करेगा और वो कंप्लीट कर लेगा, तो वो एग्जिट करेगा और पेयर जो है उसकी डिटेल्स को एक्युमुलेट करते हुए अपना वर्किंग रिज्यूम कर लेगा। जो प्रोसेस टर्मिनेशन है इसके दो तरीके का हो सकते हैं, या तो आप एग्जिट करोगे या अबॉर्ट करोगे। एग्जिट के अंदर ये है कि आपकी वर्किंग कंप्लीट हो गई है तो उसके बाद आप जो है अपने प्रोसेस को जो है वो एंड कर देते हो। कब होगा? आप आखिरी जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट कर, एग्जीक्यूट करने के बाद जो है वो आपने एग्जिट की सिस्टम को जो है वो इनिशिएट किया जिससे आपका प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट हो जाए। तो
टर्मिनेशन पे होगा क्या, रिटर्न स्टेटस डाटा फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट, जितने इसका स्टेटस और जो डाटा होगा वो जो पेरेंट को फराहम कर दिया जाएगा। वाया वेट दौरान वो पेरेंट को जो है वो चाइल्ड अपना डाटा जो है प्रोवाइड करेगा। प्रोसेस रिसोर्स आर डीएलोकेटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम, जो प्रोसेस हो जितने भी रिसोर्सेज फराहम किए गए थे वो तमाम के तमाम रिसोर्सेज हैं वो डीएलोकेट हो जाएंगे, और डीएलोकेट होने के बाद जो है वो सिस्टम का दोबारा अवेलेबल हो जाएंगे। सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप सिस्टम जो है वो पेरेंट जो है वो चिल्ड्रन प्रोसेस का जो है सिस्टम जो है अबॉर्ट की सिस्टम खोल देते, यानी उसका काम जो है वो बीच में अधूरा खत्म कर दिया जाए। रीजन क्या हो सकते हैं? एक रीजन ये हो सकता है कि चाइल्ड हैज एक्सीडेड द एलोकेटेड रिसोर्सेज, जितने एलोकेशन दी हुई उससे ज्यादा बढ़ने की कोशिश कर रहा है। टास्क असाइन टू द चिल्ड्रन इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, अब वो जिसका काम कर रहा था उसकी अब जरूरत नहीं, या फिर द पेरेंट इज एग्जिटिंग एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट अलाउ चाइल्ड टू कंटिन्यू इफ इट्स पेरेंट इज टर्मिनेटेड। अगर आपका पेरेंट प्रोसेस ही एंड होने जा रहा है तो चाइल्ड प्रोसेस की तो जरूरत ही नहीं। सो और इसको आपका सिस्टम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ भी नहीं करता। सो अगर पेरेंट आपका प्रोसेस बंद हो रहा है तो चाइल्ड नहीं प्रोसेस चल रहा है उन सबको जो है टर्मिनेट कर देगा। सो इस तरह हम बात किया, अगर हमारे पास पेरेंट प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो जाता है तो वो जो उस चाइल्ड प्रोसेस हैं या ग्रैंड चाइल्ड प्रोसेस हैं उन सबको जो है वो टर्मिनेट कर देगा। सो इन दैट केस आपकी कैस्केडिंग टर्मिनेशन शुरू होगी, यानी आपके पेरेंट बंद हुआ जितने भी हैं वो बारी बारी सारे सारे हैं वो टर्मिनेट होना शुरू हो जाएंगे। तो इन दैट केस देयर मे बी अ सिचुएशन कि जब आपका पेरेंट जो है वो टर्मिनेट हुआ हो तो वो वेट करे कि आप जो है वो चाइल्ड प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो जाए, उसका जो स्टेटस और डाटा है वो उसके वापस आ जाए। अगर दो सिचुएशंस रेज हो सकती हैं कि आपका जो पेरेंट है वो वेट नहीं करता, नो पेरेंट वेटिंग, जो अगर आपका पेरेंट जो वेटिंग में ना हो तो प्रोसेस आपको जो है ज़ॉम्बी कहलाना शुरू कर देता है, और अगर आपका प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट कर गया है विदाउट इन्वोकिंग वेट तो आपका प्रोसेस है वो ऑन हो जाएगा। दैट मीन्स कि अगर आपके पास अगर हम बात करें ज़ॉम्बी की, अगर हम ज़ॉम्बी की बात कर रहे हैं तो ज़ॉम्बी प्रोसेस वो है कि जिसने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करी है लेकिन उसका जो प्रोसेस टेबल के अंदर एंट्री वो भी खत्म नहीं। सो वो आपका प्रोसेस वो आपका ज़ॉम्बी प्रोसेस चलाना शुरू कर देता। जबकि जो ऑर्गन प्रोसेस है उसको वो ऐसा प्रोसेस है जिसने जो वर्किंग कर रहा था लेकिन उसका पेरेंट टर्मिनेट हो चुका है। सो अब जब वो वापस जाएगा तो किस पास जाएगा, पेरेंट जो है वो टर्मिनेट चुका है, लेकिन जो ऑर्गन जो उसका चाइल्ड प्रोसेस है वो अभी तक जो है वो टर्मिनेट हुआ था। सो दैट मींस कि वो जो प्रोसेस आपका क्रिएट हुआ है वो आपका कहलाता है ऑर्गन प्रोसेस। इस तरह बात करते हैं मल्टी प्रोसेस आर्किटेक्चर स्पेशली क्रोम ब्राउजर की, तो हमारे बहुत से वेब ब्राउजर ऐसे हैं जो देखने में एज सिंगल प्रोसेसर ही प्रोसेस काम कर रहे होते हैं, और अगर कहीं एक प्रॉब्लम आती है तो पूरा पूरा ब्राउजर ही आपका जो है शट डाउन होता है। सो ये आपका क्रोम के अंदर भी ये चीज अवेलेबल है। गूगल क्रोम के अंदर जो है बात करें तो जो मल्टी प्रोसेस चल रहे हैं तीन किस्म के होते हैं। एक है ब्राउजर जो कि मैनेज करा है आपका यूजर इंटरफेस और नेटवर्क के साथ आपके यूजर इंटरफेस को डिस्को और नेटवर्क आईओ को जिसके साथ आपका जो यूजर इंटरेक्ट कर रहा है। दूसरी चीज है उसकी रेंडरिंग, जो रेंडर प्रोसेस है वो रेंडर करता है आपके वेब पेज को, HTML और जावास्क्रिप्ट को, और जितने भी आपकी नई वेबसाइट खोल रही हैं उनको। तीसरी चीज आपके पास आ जाती है प्लगइन, जो कि आपके जितने भी प्लगइन आपके पास अवेलेबल हो रहे हैं उनको जो है मैनेज करने के लिए वो आप इसका प्रोसेस जो है क्रिएट होता है। जब आप इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो प्रोसेस जो है इसके लिए बस दो किस्म के होते हैं, या तो इंडिपेंडेंट होंगे कि अपनी वर्किंग करें, अपनी वर्किंग को कंप्लीट करेंगे और टर्मिनेट होंगे। दूसरा ये है कि वो कोऑपरेटिंग होंगे। कोऑपरेटिंग मींस कि वो एक या जो एक से ज्यादा प्रोसेस है वो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि वो एक की वर्किंग जो दूसरे को इफेक्ट करने जा रही है, और अगर दूसरे को इफेक्ट करने जा रहे हैं तो उन दोनों के दरमियान ऐसी कम्युनिकेशन होनी चाहिए उनको पता हो कौन सी उनका जो एक्शन है उसने उस ऐसी डाटा को चेंज कर रहा है या उसके एक ऐसे ऑपरेशन को इफेक्ट कर रहा है जिससे दूसरे प्रोसेस की जो प्रोडक्टिविटी है वो या मैक्सिमाइज हो सकती है या मिनिमाइज हो सकती है। सो उसको पता होना चाहिए वो जिस डाटा पे डील करने जा रहा है या जिस ऑपरेशन को वो करने जा रहा है उसका रिजल्ट से उसको क्या इफेक्ट हुआ है। तो ये कम्युनिकेशन बीच में है वो जो कहती है हम कहते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। रीजन क्या हो सकती है ऑपरेशन की, कोई अपने इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है या आपने कंप्यूटिंग को स्पीड अप करने की जरूरत पड़ रही है तो आपका कोई ऐसा एक्शन है जिससे उसकी स्पीड अप हो सकती है, या आपको उसके किसी एक फंक्शन से आपका प्रोसेस जो है स्पीड अप हो सकता है, तो उसके से आपकी एक ऑपरेशन होती है। मॉड्यूलैरिटी के हमारे पास जो मॉड्यूल्स हैं उसके विद इन क्या हो रहा है उसका जो है वो एक अलग चीज है। आपके पास डाटा क्या आ रहा है और इसे डाटा आउटपुट क्या है, तो अगर इसकी आउटपुट पे दूसरे प्रोसेस की इनपुट जो है इफेक्ट हो सकती है तो आपको जो है वो जो है वो इसकी जो मॉड्यूलैरिटी है उसकी इसका इफेक्ट इसकी इनपुट को इफेक्ट कर सकता है, तो वो भी आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। या फिर चौथी चीज हमारे पास आती है कन्वीनियंस, कि आप जो है वो कन्वीनियंट जो है वो जो है टास्क जो है सारे परफॉर्म कर सकें उसको एंड इजीली कर सकें।
अच्छा, जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के तरीकार हैं, दो मेन मॉडल्स हैं, दैट इज योर शेयर्ड मेमोरी एंड सेकंड वन इज योर मैसेज पासिंग। शेयर्ड मेमोरी में यह है कि आप दोनों जो है मेमोरी को शेयर कर लेते हैं, दोनों प्रोसेस जो है वो उसी कम्युनिकेट करें, जो डाटा तो अपडेट होगा वो यहीं पे हो रहा है, ताकि जो भी अपडेट होगा तो एक भी वही मिले और बी को भी वही मिल जाएगा। दूसरा तरीके का ये है कि आप मैसेज पासिंग कर लेते हैं। मैसेज पासिंग के अंदर ये होता है कि जब एक प्रोसेस कोई एक्शन ले रहा है या उसको किसी चीज की जरूरत पड़ रही है प्रोसेस बी की, तो वो एक मैसेज जनरेट करेगा प्रोसेस बी को। वो प्रोसेस मैसेज जब प्रोसेस बी आ जाएगा तो वो अगेन है वो एक्शन परफॉर्म कर सकता है। सो ये आप दो मॉडल्स हैं, एक आपके पास आ गया मैसेज पासिंग और दूसरे पास आ गया शेयर्ड मेमोरी। यहाँ पे अगर पहले बात करें शेयर्ड मेमोरी की, आपको नजर आएगा प्रोसेस ए और बी के दरमियान में एक छोटी मेमोरी मौजूद है, जिसके अंदर प्रोसेस ए और प्रोसेस बी का जो शेयर्ड डाटा है उसमें ये मौजूद होगा। अब जो भी इसको मॉडिफाई करेगा वो मॉडिफिकेशन दूसरे को डायरेक्टली विजिबल हो जाएगी। दूसरा तरीका हमारे पास ये कि आपके पास जो है वो एक मैसेजिंग क्यू बन जाती है। आपका प्रोसेस ए जो है जिसने कोई काम किया है या रिक्वेस्ट करनी है तो उसका एक मैसेज जनरेट करके मैसेज क्यू में डाल देगा। इधर आप प्रोसेस बी को कोई काम करना है वो भी इस मैसेज के साथ वो इंटरेक्ट करेगा। जो कोऑपरेटिंग मैसेजेस हैं, जो प्रोसेस की बात करें थे इंडिपेंडेंट प्रोसेस, तो इंडिपेंडेंट प्रोसेस कैन नॉट बी अफेक्ट और अफेक्टेड बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ अनदर प्रोसेस। हमने पहली बात की कि ये अपनी वर्किंग कर रहे हैं, अपना काम करेंगे और टर्मिनेट हो जाएंगे, जबकि जो ऑपरेटिंग प्रोसेस हैं वो इफेक्ट होंगे और अफेक्ट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, उसने 4 रीजन दी थी आगे। जब हम कोऑपरेटिंग प्रोसेस की बात करते हैं तो हमारे पास एक प्रॉब्लम रेज करते हैं, दैट इज योर प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। प्रोड्यूसर कौन है? प्रोड्यूसर प्रोसेस प्रोड्यूस द इंफॉर्मेशन एंड कंज्यूमर प्रोसेस जो है वो उस इंफॉर्मेशन को कंज्यूम करता है। जब हम इसका देखते हैं तो आपका डायरेक्टली जब डाटा इन्फॉर्मेशन क्रिएट हुई है तो उसको जो है अगर आप और तरीके से देख सकते हैं, उसके अंदर ये कि जी प्रोसेसर जो प्रोड्यूसर है वो डाटा राइट करता है बफर के अंदर, और जो कंज्यूमर है वो डाटा जो है वो कंज्यूम कर रहा है या रीड करता है फ्रॉम दैट बफर। तो जब आप ये डाटा को रीड करते हैं और तो आपके पास जब आप बफरिंग जोन है जिसके अंदर जो प्रोड्यूसर है वो डाटा इन्फॉर्मेशन में रखा जा रहा है और कंज्यूमर जो है वो इससे रीड करता जा रहा है, तो डेफिनेटली इस बफर की कोई लिमिट हो सकती है। तो या आप इसी को लिमिट डिफाइन कर भी सकते हो और नहीं भी हो सकती, जिसको अनबाउंड और बाउंड बफर कह रहे हो। तो आपने जो बफर जोन है इसके बारे में आपको क्या करना पड़ेगा? डेफिनेटली आपका जो प्रोड्यूसर है उसको ब्लॉक करना पड़ेगा अपनी प्रोडक्शन को, अगर आप बफर जब फुल जाता है, और इसी तरह कंज्यूमर को ब्लॉक करना पड़ेगा अपनी फैचिंग को फ्रॉम दैट बफर, अगर आपका बफर जो है वो एम्प्टी होता है। क्योंकि अगर ये बफर एम्प्टी होएगा तो ये डाटा नहीं है, और अगर इसको जो है वो पिक करने की कोशिश करेगा यहाँ से एक एम्प्टी स्लॉट उठाएगा जिसके अंदर डाटा नहीं होगा और उससे जो है वो चीजें है वो मिसमैच में जा सकती हैं। तो जो आपकी बफर की कंडीशन है इसमें दो किस्म की कंडीशन आती हैं, एक है आपका अनबाउंडेड बफर और दूसरा आ जाता है आपके पास बाउंडेड बफर। अनबाउंडेड बफर क्या, प्लेस नो प्रैक्टिकल लिमिट ऑन साइज ऑफ द बफर। आपका अनबाउंडेड बफर के अंदर बफर जोन है वो आपकी है वो वेरिएबल हो सकती है, उसका साइज बढ़ा सकता है अकॉर्डिंग टू दी डाटा जो है अगर आपका उसमें आ रहा है। जो बाउंडेड बफर है assumes that there is a fixed buffer size। अगर आपका साइज फिक्स है तो डेफिनेटली अगर इसमें 4 पैकेट्स आ सकते हैं या 4 मैसेज आ सकते हैं तो 4 के बाद आपको ब्लॉकिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपका 5वां मैसेज आएगा और आपके पास यहाँ पे जो है वो जगह अवेलेबल नहीं है तो वो मैसेज जो है वो जाया हो जाएगा, उसकी वजह से आपके प्रोसेस की कम्युनिकेशन है वो प्रॉपर नहीं रहेगी और उसकी वजह से एक डिस्ट्रप्शन जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। जब हम बात करते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन यूजिंग शेयर्ड मेमोरी, तो होता यह है कि आपके पास एक एरिया ऑफ मेमोरी जो है वो शेयर कर दिया जाता है अमंग द प्रोसेस जो कि आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ये जो कम्युनिकेशन है ये टेक प्लेस होती है अंडर यूजर प्रोसेस, अंडर यूजर कंट्रोल, नॉट यूजर प्रोसेस कंट्रोल अंडर ये कम्युनिकेशन होती है बजाय ये कि ऑपरेटिंग सिस्टम के। और इसके थ्रू जो है मेजर इशूज हैं जो आता है कि जो मेजर इशू आता है हमारे पास वो है कि प्रोवाइड अ मैकेनिज्म दैट विल अलाउ द यूजर प्रोसेस टू सिंक्रोनाइज देयर एक्शंस व्हेन दे assess the shared memory। so that means कि आपका जो सिंक्रोनाइजेशन इशू है कि कब जो मैसेज है वो कब कौन रीड कर पाएगा और कौन कैसे इसको रीड करेगा एक ही आपने, और कब जो है वो एक से दूसरे जो है सिंक्रोनाइजेशन क्रिएट होगी, ये मेन इशू बस इसके अंदर आता है। मेनली इसकी ये जो सिंक्रोनाइजेशन है वो ज़्यादा डिटेल आप चैप्टर में इंशाल्लाह आगे जाके देखेंगे। दूसरी जो इसी टेक्निक थी जिसकी हमने बात की थी पहले वो थी मैसेज पासिंग। मैसेज पासिंग के अंदर ये है कि जी आपके पास मैकेनिज्म आप प्रोवाइड कर देते हैं कम्युनिकेशन कर सिंक्रोनाइजेशन का यूजिंग मैसेज पासिंग। मैसेज पासिंग सिस्टम क्या है? प्रोसेस कम्युनिकेट ईच अदर विदाउट रिसोर्टिंग दी शेयर्ड वेरिएबल्स। इसमें कोई शेयर्ड में आपके पास जो है वेरिएबल्स मेमोरी नहीं है, आप एक मैसेज पास करें जिससे दूसरे को इंडिकेट हो जाएगा कि आपने जो भी एक्शंस लिए हैं। तो मैसेज जो है वो सेंड मैसेज आ जाएगा और एक रिसीव मैसेज आ जाता है। अब इस अंदर भी हमारे पास फैसिलिटी है कि अगर ये मैसेज जो है फिक्स लेंथ का होगा, वेरिएबल लेंथ का हो जाएगा।
अच्छा, जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन टेक प्लेस किस तरह होगी, तो सबसे पहले तो है कि आपके पास एक कम्युनिकेशन लिंक जो है एस्टैब्लिश होगा। जिस तरह हमारे पास आईपीज़ के दरमियान टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल अगर आपके किसी ज़हन हो, तो उसमें तरीका ये होता है कि एक आपका सेंडर होता है और एक रिसीवर। तो आपकी सबसे पहले तो ये है कि आप जो है ना कम्युनिकेशन लिंक जो है एस्टैब्लिश होना चाहिए इन दोनों के दरमियान, सेंडर के दरमियान और रिसीवर के दरमियान। उसके बाद उनकी कम्युनिकेशन जो है टेक प्लेस करती है। सो यहाँ पे बात है कि अगर हमारे पास 2 प्रोसेस हों, लेट्स से पी एंड क्यू, और वो आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? सबसे पहले वो एक कम्युनिकेशन पाथ या लिंक जो है वो एस्टैब्लिश करेंगे और उसके बाद जो है मैसेज जो है वो आपस में शेयर करेंगे। तो यहाँ पे सवाल ये होता है कि जो आपके इम्प्लीमेंटेशन जब इसको करेंगे उसके अंदर आपको कौन कौन से इशू आ सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि आपका लिंक एस्टैब्लिश किस तरीके से होगा। नंबर 2, कैन अ लिंक बी एसोसिएटेड विद मोर देन 2 प्रोसेस, क्या 2 से ज्यादा प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। हाउ मेनी लिंक्स कैन देयर बी बिटवीन एवरी पेयर ऑफ कम्युनिकेटिंग प्रोसेसेस। अगर आपके 2 प्रोसेस हैं पी एंड क्यू, तो इसके दरमियान कितने लिंक हमारे पास एस्टैब्लिश हो सकते हैं। क्या एक ही लिंक जो है वो एस्टैब्लिश होगा या मल्टीपल लिंक्स हमारे पास इसके अंदर जो वो टेक प्लेस हो सकते हैं। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द लिंक। लिंक डेफिनेटली आपने जो है वो मैसेज पासिंग कर रहे हैं, तो कुछ डाटा आप जो है उस पे लिंक पे सेंड कर रहे हैं, उसकी कैपेसिटी क्या है लिंक की। इज द साइज ऑफ द मैसेज दैट द लिंक कैन अकोमोडेट फिक्स और वेरिएबल। क्या आपके पास लिंक की कैपेसिटी है, वो वेरिएबल को और फिक्स जो है वो इसका जो साइज है वो इसके ऊपर जो है जो पाथ आप कम्युनिकेशन पाथ बना रहे हैं वो उसके ऊपर इजी अकोमोडेट हो सके। इज द यूनिडायरेक्शनल और बायडायरेक्शनल, सिंगल साइडेड कम्युनिकेशन होगी या बायडायरेक्शनल। दैट मींस दोनों जो आपका लिंक एस्टैब्लिश है वो एक तरफ से कम्युनिकेट करेगा, यानी एक साइड सेंडिंग होगी और दूसरी साइड रिसीविंग होगी, या फिर दोनों साइडें सेंडिंग भी हो सकती हैं रिसीविंग भी हो सकती हैं। सो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आपको जो है जब इसकी बात करते हो आपको जिन चीजों का देखना पड़ेगा उनमें एक तो फिजिकल जो चीजें हैं उनको देखना पड़ेगा। फिजिकली में आपको ये है कि आपकी जो मेमोरी है, शेयर्ड मेमोरी, हार्डवेयर बस वो है जो आपकी कम्युनिकेशन पाथ प्रोवाइड करती है, और तीसरा बस है नेटवर्क जिसके ऊपर जो है वो आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो आप कौन सा ये यूज करने जा रहे हैं, मेमोरी यूज करने जा रहे हैं, बस का यूज करने जा रहे हैं, या नेटवर्क के ऊपर आप ये कम्युनिकेट करने जा रहे हैं। दूसरी चीज है लॉजिकली आप इस इम्प्लीमेंटेशन कर जा रहे हैं, या आप डायरेक्ट मैसेज पासिंग कर रहे हैं, या डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सिंक्रोनाइज्ड वे में कम्युनिकेशन करेंगे या एसिंक्रोनाइज में, पर ये क्या ऑटोमेटिक होगी या ऑन डिमांड हो रही थी बफिंग। सो ये चीजें जो हैं, सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेशन की। तो जब डायरेक्ट कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन के अंदर आप डायरेक्टली उसको ये बताएंगे किसने जो है आपने किसको भेजना है क्या भेजना है। सो आप बात करें सेंड पी कॉमा क्यू, सॉरी सेंड पी कॉमा मैसेज, उसमें ये डायरेक्ट है कि आपने एक मैसेज सेंड करना है जो कि प्रोसेस पी को जाएगा। रिसीव क्यू कॉमा मैसेज, दैट मींस आप एक मैसेज रिसीव करने जा रहे हैं जो कि प्रोसेस क्यू की तरफ से आपको आया है। जो लिंक स्टेप्स होगा के दरमियान उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो ये कि आपका जो लिंक है वो ऑटोमेटिकली स्टेब्लिश होगा। नंबर 2, आपका जो लिंक एस्टैब्लिश हो रहा है 2 प्रोसेस के दरमियान वो एक पेयर ऑफ कम्युनिकेशन होगी और वो एक ही लिंक जो है वो एस्टैब्लिश होगा। हाँ, जो लिंक एस्टैब्लिश होगा वो यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है और बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है दूसरा पेज मौजूद, दैट इज योर इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन के अंदर डायरेक्ट के अंदर के 2 प्रोसेस आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसके बजाय यहाँ पे आपके पास मेल बॉक्सेस बन जाते हैं जिनको आप पोर्ट्स भी कहते हो। अब ये जो है जितने भी आप पोर्ट्स हैं इनको स्पेशल एक नंबर मौजूद है और यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इसका मौजूद है। अब जिन प्रोसेस ने आपस में कम्युनिकेट करना है उन प्रोसेस को वो एक सेम मेल बॉक्स के साथ जो है वो कम्युनिकेशन शेयर करना जरूरी है। लेट्स सपोज अगर आपका एक मेल बॉक्स ये है, इसको मैं बता देता हूँ 231। तो प्रोसेस ये जो है अगर ये भी इसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, प्रोसेस बी भी इसके साथ लिंक है, तो इनकी आपस में कम्युनिकेशन जो है वो शेयर हो जाएगी। सो अगर ये दोनों सेम मेल बॉक्स को एड्रेस कर रही हैं, ये जो कम्युनिकेशन इस बॉक्स के थ्रू करेंगे वो उसको भी मिल रही होगी। सो इसी तरह जब आप इस कम्युनिकेशन लिंक की प्रॉपर्टीज देखते हो तो आपको क्या चीज मिलती है कि आपका लिंक जब एस्टैब्लिश होगा ओनली इफ प्रोसेस शेयर अ कॉमन मेल बॉक्स। अगर ये दोनों प्रोसेस सेम मेल बॉक्स को जो है वो शेयर कर रहे हैं तभी वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकेंगे। लिंक में बी एसोसिएटेड विद मोर विद मेनी प्रोसेसेस। इसका फायदा आपको और ये भी आ जाता है कि अब आपका जो कम्युनिकेशन है वो सिर्फ 2 तक महदूद नहीं है, अब इसमें प्रोसेस सी भी बीच में शामिल हो सकते हैं, इसके साथ कम्युनिकेट कर सकता है। ईच पेयर ऑफ प्रोसेसेस में शेयर सेवरल कम्युनिकेशन लिंक्स। अब आपके पास हर प्रोसेस जो है वो मल्टीपल जो कम्युनिकेशन है वो क्रैक कर सकता है। प्लस जैसा डायरेक्ट के अंदर है कि आपका जो कम्युनिकेशन लिंक है वो यूनिडायरेक्शनल हो सकता है, बायडायरेक्शनल। तो ये प्रॉपर्टी दोनों के अंदर आपको अवेलेबल हो जाती है। ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म होंगे इसमें,
आपने एक मेल बॉक्स या पोर्ट आप क्रिएट की है, उस पे आपने कम्युनिकेशन किया है, जिसमें आपने मैसेजेस भी किए हैं और रिसीव किए हैं थ्रू योर मेल बॉक्स। जब आपकी कम्युनिकेशन एंड हो गया है तो आप जो उस मेल बॉक्स या उस पोर्ट को फिर आप बंद करेंगे। लिखें क्या, यानी आप अगर डाटा सेंड करना है तो आपने ए विच इज योर मेल बॉक्स, इसके अंदर आपने मैसेज सेंड किया तो आपने एक सेंड कर दिया जो कि मेल बॉक्स ए हो जाएगा। और अगर कोई चीज रिसीव करनी है तो आप मेल बॉक्स ए से रिसीव कर रहे होंगे। इसी तरह अगर आपकी मेल बॉक्स आपकी शेयरिंग हो रही है तो अगर आपके पास मल्टीपल प्रोसेस हैं वो एक मेल बॉक्स को शेयर कर रहे होंगे, तो अगर P1 सेंड करता है P2 और P3 दोनों इकट्ठे रिसीव करेंगे। बट हु गेट्स द मैसेज, ये एक सवाल है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अगर दोनों को भेज दिया है तो रिसीव किसने किया ये आपको कैसे पता लगेगा। तो उसका तरीकेकार एक तो ये है कि आप अलाउ करें लिंक को कि वो एसोसिएट हो जाए दोनों के साथ। फिर दूसरे का ये है कि आप किसी एक को जो है वो वन प्रोसेस एट अ टाइम जो है वो रिसीविंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। या फिर तीसरा ऑपरेशन ये है और तरीका ये हो सकता है कि आप जो है आर्बिट्रेरीली जो भी आपको रिसीव करता है सेंड को उसकी नोटिफिकेशन हो जाए रिसीव किसने किया है। जहाँ तक बात है मैसेज सिंक्रोनाइजेशन की, तो हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन के दो तरीकार हैं, आइदर ब्लॉकिंग और अनब्लॉकिंग। इसको आप तरीके से कह सकते हो कि सिंक्रोनाइज्ड और एसिंक्रोनाइज्ड। जब आप ब्लॉकिंग या सिंक्रोनाइज की बात कर रहे होते हैं तो आपका सेंडर इस पास जो ऑप्शंस आते हैं वो है आपकी ब्लॉक सेंडिंग और ब्लॉक रिसीविंग। ब्लॉक सेंडिंग बेसिकली ये है कि अगर आपका जो है मैसेज सेंड हुआ है, अगर वो मैसेज रिसीव नहीं होगा तो जब तक आप मैसेज रिसीव नहीं होगा आप मजीद कोई मैसेज सेंड नहीं कर सकेंगे। ब्लॉक रिसीविंग है उसके केस में ऐसा है कि जब तक आप जो है आप जब रिसीवर है ब्लॉक रहेगा उस वक्त जब तक आपके पास मैसेज अवेलेबल नहीं हो जाता फॉर एट द रिसीव्ड एंड। दूसरी ऑप्शन है आपके पास एसिंक्रोनस के, आपने एक मतलब मैसेज थ्रू कर दिया है तो करने के बाद आप जो है आगे ना काम कॉन्टेक्ट रख सकते हैं, जो मैसेज रिसीव हुआ तो वो आगे पहुंच जाएगा, आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। नॉन ब्लॉक रिसीविंग के अंदर आपके पास दो किस्म की चीजें हो सकती हैं, या तो आपको वैलिड मैसेज मिल जाए या मैसेज मिल जाए। इन चारों का जो आपको नजर आ रहा है ये मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास सेम कैटेगरी में फॉल कर रहे हो जैसे अगर आप देखें सेंडिंग और रिसीविंग दोनों ब्लॉक हैं तो ये आपको वो जो सिचुएशन हो जाती है। दैट मींस कि एक बड़ी आइडियल कंडीशन है कि जहाँ पे आपका सेंडर और रिसीवर जो है वो सेम कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहा है, यानी वो एक है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के और वो स्टैंड कर रहा है। अब चीज ये है कि जो आपके पास जो मैसेज आप पास कर रहे हैं उसको डेफिनेटली अगर आपके पास मल्टीपल नंबर ऑफ मैसेज आ रहे हैं तो आपकी क्यू बनना शुरू हो जाएगी, या आपके पास दो जो मल्टीपल वेज हैं, अगर आपके पास नंबर ऑफ मैसेजेस इंक्रीज करना शुरू हो जाते हैं। एक तो ये है कि आप जीरो पैसे हो, आप कोई बफर जोन क्रिएट नहीं की, जो मैसेज आ रहा है वो सीधा रिसीवर के पास जा रहा है, बीच में कोई आपने जो है मेमोरी नहीं दी। दूसरी चीज ये है कि हमारे पास बाउंडेड कैपेसिटी मौजूद है, हमने फाइनाइट लेंथ जो है वो बफर जोन दी है, इसके अंदर आपके पास जो है मैसेज आते जाएंगे और वो दूसरी साइड से रिसीव होते जाएंगे। अगर इसकी लेंथ पूरी हो जाती है या दैट मींस बफर जोन कंप्लीट हो जाती है तो आपको ब्लॉकिंग होना शुरू हो जाएगी। तीसरी कैटेगरी है अनबाउंड कैपेसिटी, जितने नंबर ऑफ मैसेजेस बढ़ते जाएंगे आपकी जो बफर जोन है वो इंक्रीज करती जाएगी। तो ये है आपकी जो है, और इसकी लेंथ जो है वो इनफाइनाइट हो जाएंगे डेफिनेटली, जितने नंबर ऑफ मैसेजेस इंक्रीज करेंगे उतनी बफर जोन आपकी बड़ी होती जाएगी। जितना जितना आपके पास जो है मैसेजेस कम होना शुरू हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बफर जोन है वो जो है सिस्टम की कम होना शुरू हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की इन क्लाइंट सर्वर सिस्टम के अंदर। तो हमारे पास तीन तरह की कम्युनिकेशन है, वन इज योर सॉकेट्स, रिमोट प्रोसीजर कॉल्स एंड पाइप्स। सॉकेट्स क्या है? सॉकेट्स आपकी कहलाती है एंड पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन। अब ये जो सॉकेट है ये बेसिकली कंकैटिनेशन होता है आपका आईपी एड्रेस का और पोर्ट नंबर का। आपने जब कम्युनिकेशन करते हो तो आपको एक आईपी एड्रेस असाइन हुआ होता है आपके सिस्टम को, इसके अलावा आपके पास एक पोर्ट नंबर होता है जिसके ऊपर जो है वो जिस पोर्ट के थ्रू आप होस्ट है वो आपके साथ कम्युनिकेशन हो रही हुई है। तो आपका ये दोनों का पेयर है, ये मिलके जो है वो आपकी एक सॉकेट जो है वो बनती है। जब हमारी कम्युनिकेशन हो रही होती है तो बेसिकली वो पेयर ऑफ सॉकेट्स दरमियान हो रही होती है, यानी आपका एक सिस्टम है यहाँ पे और दूसरा सिस्टम यहाँ पे है, तो इन दोनों के आईपीज इनके होस्ट में के जो है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। जब आप एक आईपी पे पहुंचते हैं वहां जाके आपने देखना होता है कि आपने कौन से सॉकेट के ऊपर जो है कम्युनिकेशन करनी है, या कौन से जो मिल बॉक्स है उस पर जाके आपने अपनी जो वो मैसेज जो है वो डिलीवर करना है। जब हम बात कर रहे हैं पोर्ट्स की तो 1024 तक जो हमारी पोर्ट्स हैं वेल नोन होती हैं, स्टैंडर्डाइज हैं, और उनके ऊपर हर पोर्ट का एक स्पेशल नंबर है और वो जो स्पेशल नंबर है वो स्पेशल कम्युनिकेशन के लिए यूज हो रहा है। जैसा एक हमारे पास होती है पोर्ट 80। ये पोर्ट 80 है, ये नॉर्मल हमारी जो है वो डाटा ट्रांसमिशन प्लेन टेक्स्ट के अंदर जो है वो अगर सेंड करें तो हम पोर्ट 80 करते हैं। इसी तरह हमारे पास होती है पोर्ट 443। 443 जो है वो आप अलाउ करती है कि आपका जो डाटा ट्रांसमिशन है वो एक सिक्योर नेटवर्क के ऊपर जो है वो ट्रांसमिट कर रहा हो। सो दैट मीन कि आपका जो 104 तक है वो के स्टैंडर्डाइज्ड सर्विसेज हैं और वो आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आपके पास एक और होती है दैट इज योर
1270001, ये आपका लूप बैक सर्च होती है। ये आपको क्या जो है वो हेल्प आउट करती है, ये आपको हेल्प आउट करती है। लूप बैक होता ये है, आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी जो कम्युनिकेशन है बात वो जो है वो रिलायबल टेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। रिलायबल टेस्टिंग के लिए कि आपका ड्राइवर, आपका सॉफ्टवेयर है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। जब हमारी कम्युनिकेशन टेक प्लेस करती है, जिसमें पहले बात की आपके सॉकेट टू सॉकेट आपकी कम्युनिकेशन हो गई, सो दैट मींस आपके पास एक आईपी एड्रेस है, उसके साथ एक पोर्ट नंबर है। ये आपका पोर्ट नंबर जो है यहाँ से आपकी कम्युनिकेशन इनिशिएट हुई है और आप वेब के ऊपर जो है आईपी एड्रेस उसकी पोर्ट 80 के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब इसने वेब सर्वर ने आपके साथ डाटा शेयर करना है, तो वो आपके एड्रेस के ऊपर जो है 1625 जो पोर्ट है उसके ऊपर आपको डाटा सेंड करेगा। सो इस तरीके से आपका डाटा शेयरिंग होगा। जैसे अगर होस्ट एक्स है, उसने कम्युनिकेशन करना है, वो उस वेब एड्रेस की पोर्ट 80 के ऊपर डाटा सेंड कर रहा हो। सो ये कम्युनिकेशन वे है कि आपका वो किसी किसी कम्युनिकेशन एक्सप्रेस करेगी। इसका दूसरी कम्युनिकेशन वे है दैट इज योर रिमोट प्रोसीजर कॉल। जब हम रिमोट प्रोसीजर कॉल पे वर्क कर रहे होते हैं, तो आपकी जो सर्वर और क्लाइंट की जो कम्युनिकेशन है वो तरीके से होती है। आपके जो क्लाइंट साइड पे स्टाफ हैं, स्टाफ बेसिकली आप एक छोटे से प्रोग्राम हैं जो कि आपके जो है वो डाटा को जो है वो रिमोटली सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए आप यूज करते हैं। तो आपका जो सब्स हैं वो मार्शल्स को लोकेट करते हैं, आपके सर्वर को लोकेट करते हैं और आपके पैरामीटर को मार्शल करते हैं। मार्शल से मुराद ये है कि आपका जो डाटा आपके आप उसको फिजिकल ले पे या आपने उसको भेजना है सर्वर वाली साइड, तो जिस फॉर्मेट में वो डाटा आपका क्लाइंट साइड पे क्लाइंट टू सर्वर मूव करेगा, यानी दैट मींस कि एक क्लाइंट और एक सर्वर है। अब ये आपका क्लाइंट से डाटा निकलना है और आपके पास जो सर्वर का मौजूद पर आप है वो पहुंच है। तो ये बीच में ये जो किसी और मीडियम में कन्वर्ट हो रहा है और इसीलिए उसके अंदर प्रोटोकॉल्स ऐड होते जाएंगे। तो उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है कि आपके पैरामीटर जो है वो क्लाइंट से निकलें और सर्वर तक पहुंच सकें। तो ये जो बीच में उसकी कन्वर्जन होनी है, कन्वर्जन होकर आपके सर्वर तक पहुंचनी है, तो वो इसकी कन्वर्जन उस फॉर्मेट में करता है। इसी तरह आपके पास जो सर्वर साइड स्टाफ है, वो उसका काम ये है कि वो जिसको डाटा मिला है जो किसी पैकेट फॉर्म में है, वो उसको अनपैक करेगा और उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा कि उसको यूज करके, और ये पूरा जो तरीकेकार है वो इस तरीके से बिहेव करेगा कि कहीं भी आपको ये चीज लगे कि आपकी जो वर्किंग हुई है और द नेटवर्क आप जो है वो एक दूसरे के साथ प्रोसीजर कॉल कर रहे हैं, बल्कि वो एक ही विदिन एक सिस्टम का जो है वो आपको जो है वो एनवायरनमेंट फील होगा। तो इसलिए ये आपकी जो सेंडिंग साइड है वो आपको उस तरीके से कन्वर्ट करके भेजेगी और सर्वर साइड जो है उसको इस तरीके से रिसीव करने उसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगी कि वो आपको एक सिस्टम का जो है वो बिहेवियर जो है शो करे। जो डाटा रिप्रेजेंटेशन इसका आप हैंडल करते हो वो आप यूज करते हो यूजिंग एक्सटर्नल डाटा रिप्रेजेंटेशन, ताकि जो मुख्तलिफ आर्किटेक्चर से आपके पास डाटा आ रहा है, मुख्तलिफ सिस्टम से आपके पास आ रहा है, उनके जो आर्किटेक्चर हैं, जो आपका डाटा एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहा है, तो वो किसी एक सिंक्रोनाइज पैटर्न हो सके, या यानी बिग एंडियन की तरह जा सके या लिटिल एंडियन की तरह जा सके। व्हाट इज बिग एंडियन, लिटिल एंडियन? आप जब डाटा रहते हैं तो लेट्स सपोज कि आपके पास वो 32 बिट है, मैं ये बात करता हूँ कि आपकी LSB और आपका ये आ गई MSB, ये आपका 31 बिट। तो अगर आप इसको बाइट्स में कन्वर्ट करेंगे आपके 4 बाइट्स बनेंगी। तो ये आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है और ये आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है। सो जब आप इसको डाटा को लाके अपनी मेमोरी में रिजल्ट करते हैं जो कि बाइट ओरिएंटेड है, तो आप इसको कैसे रखेंगे? अगर आपकी स्मॉलेस्ट एड्रेस के ऊपर आपकी LSB मौजूद है और हायर एड्रेस के ऊपर से 1 2 और 3 यहाँ पे आपकी MS बाइट मौजूद है, तो फिर ये आपकी कहलाएगी लिटिल एंडियन, यानी छोटे के ऊपर छोटी चीज मौजूद है और बड़े पे बड़ी मौजूद है। और अगर आप इसको ऑपोजिट कर देते हैं, दैट मींस कि अगर यहाँ पे आपके पास आ जाती है MS बाइट और यहाँ पे आपके पास आती है LS बाइट, तो अब आपके पास बड़े एड्रेस पे छोटा बाइट मौजूद है या लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट मौजूद है, और लोएस्ट एड्रेस पर जो मैक्स बड़ी बाइट मौजूद है, यानी मैक्स साइड बाइट मौजूद है, तो इसको आप कहते हो बिग एंड। ये आप कुछ कन्वर्ट कहना चाहिए, कुछ तरीकेकार हैं जिसके थ्रू आप डाटा को प्लेस कर रहे होते हैं मेमोरी के अंदर, जो आपका डाटा जो आपके पास आता है। अच्छा, इसी तरह दूसरी प्रॉब्लम आपके पास आती है कि आपके पास जो रिमोट कम्युनिकेशन है उसमें आपको फेलियर के सिनेरियोस बहुत आते हैं। और इसमें ज़्यादा फेलियर्स किस्म का है कि आप ये जहाँ से आपने एक डाटा भेजा और वो एक्चुअली वन टाइम आपके पास रिसीव हो गया, ये बड़ा रेयर किस्म की चीज़ है। यानी ये आप डिलीवर बड़ी वो जो है वो अच्छी बात होगी कि वो वन टाइम में रिसीव होगा, वरना एक प्रॉब्लम आपको आती है या तो वो रिसीव हो रहा होता है, या दूसरी जो मेन प्रॉब्लम आ रही होती है कि मल्टीपल टाइम आपका जो है वो आपको शेयर करना पड़ा है और वो मल्टीपल कॉपीज आपके पास जो है वो रिसीवर साइड आ रही है।
तो इस काम को बेहतर तरीके से परफॉर्म करने के लिए आप एक रेंडेवू सर्विस या मैच मेकर सर्विस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करता है, जिसका काम ये है कि वो ये जो डाटा शेयरिंग है उसमें क्लाइंट और सर्वर के दरमियान उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म करे, ताकि आपके जो मल्टीप्लिकेटिव आपके पास डाटा है वो है, क्योंकि अगर मल्टीप्लिकेटिव डाटा इतना आएगा तो ये ना हो कि आप गलत बाइट के अंदर गलत डाटा रखकर उसकी वजह से आपका जो रिजल्ट है वो गलत परफॉर्मेंस की तरफ ना शुरू कर दे। एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगी? एग्जीक्यूशन आप इस तरीके से देख सकते हैं, सबसे पहले आपका जो यूजर है वो एक कॉल इनिशिएट करता है रिमोट प्रोसीजर कॉल की, और उसके लिए फिर आपका जो मैच मेकिंग सर्विस है वो आपको एक पोर्ट नंबर देता है जिसके थ्रू आप मैसेज पास करते हैं फॉर योर सर्वर। अब ये मैसेज रिसीव होता है मैच मेकर के थ्रू आपके सर्वर को, तो वो आंसर करता है और रिप्लाई करता है जी आपका जो है वो आप इस पोर्ट पी के जो है मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब ये जो मैसेज उसने तैयार किया है कि आप पोर्ट पी पे मेरा डिस्कस कर सकते हैं, तो ये उसने मैसेज भेजा है आपके क्लाइंट को, जिसके रिस्पॉन्स में आप जो है उस पोर्ट पी के ऊपर है वो उसको आप सेट करते हैं फॉर कम्युनिकेशन, और उसके बाद आपने जो कम्युनिकेशन करना है वो फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर आपके पास अवेलेबल हो जाती है। तो आप यहाँ से वो कम्युनिकेशन सेट करते हैं, यहाँ जो आपकी डीमन सर्विस है या आपकी चलें आप जो कॉल सिस्टम कॉल्स मौजूद हैं वो इसको रिसीव करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे और वर्किंग करेंगे। और जब आपका काम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद जो है उसका जो भी आउटपुट जनरेट होगा आउटपुट जनरेट करके आपको जो है वो क्लाइंट साइड पे उसका रिजल्ट आपको भेज दिया जाएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है पाइप्स। जो पाइप्स हैं ये बेसिकली एक कंडक्ट के तौर पे काम करते हैं जो दो प्रोसेस के कम्युनिकेशन करते हैं। अब ये प्रोसेस कम्युनिकेशन के हमारे पास जो है इश्यूज कौन से आ सकते हैं, आपकी कम्युनिकेशन यूनिडायरेक्शनल या बायडायरेक्शनल। इसके अलावा अच्छा ये आप दो प्रोसेस जो आपके कम्युनिकेशन के हैं ये पेरेंट चाइल्ड प्रोसेस भी हो सकता है और आपके दूसरे जो प्रोसेस है वो भी हो सकते हैं। प्लस इसके अंदर ये भी है कि हाफ डुप्लेक्स आएगी कम्युनिकेशन, फुल डुप्लेक्स आएगी। हाफ डुप्लेक्स बना दिया एक ने डेटा सेंड किया है दूसरा सुनेगा और दूसरा जब सेंड करेगा तो पहले वाला सुनेगा। या फुल डुप्लेक्स अगर हमारे पास आ जाएगी कि दैट मींस कि दोनों एट अ टाइम अपना डेटा सेंड कर सकते हैं और दोनों एट अ टाइम जो है अपना डेटा रिसीव भी कर सकते हैं। अब जो ये जो पाइप्स हमारे मौजूद है दो किस्म के होते हैं, एक आता है ऑर्डिनरी पाइप और दूसरा आता है नेम्ड पाइप। जो ऑर्डिनरी पाइप है इसको इसको जो है वो यूज करते हैं जो है उसके पेरेंट चाइल्ड कम्युनिकेशन के अंदर, और जो नेम टाइप है ये पेरेंट चाइल्ड में भी यूज कर सकते हैं और विदाउट पेरेंट चाइल्ड एसोसिएशन के बाद भी यूज कर सकते हैं। जो ऑर्डिनरी पाइप है इसका तरीका ये है कि आपका जो पाइप है इसकी एक साइड आपकी सेंडिंग राइटिंग पाइप आ गई और दूसरी साइड की रिसीविंग पाइप आ गई या रीडिंग पाइप आती है। तो आपने जिस भी डेटा सेंड करना है वो एक साइड लिखेगा और दूसरी साइड से रिसीव करेगा। तो दैट मींस कि आपका पेरेंट अगर उसका कम्युनिकेशन करनी है तो वो भी यहाँ से करेगा, अगर चाइल्ड ने कम्युनिकेशन करनी है तो वो भी यहाँ से करेगा। उसने अगर आपके पेरेंट ने रिसीव करना है तो रिसीविंग एंड से रिसीव करेगा, अगर चाइल्ड ने रिसीव करना है तो भी रिसीविंग एंड से रिसीव करेगा। जो दूसरी कैटेगरी हमारे पास मौजूद है जिसको कहते हैं नेम्ड पाइप्स, ये जरा ज्यादा पावरफुल है देन योर ऑर्डिनरी। और इसके में जैसे ने पहली बात की कि ये कम्युनिकेशन जो है जरूरी है कि आपका जो है चाइल्ड पेरेंट रिलेशन मौजूद हो, ये विदाउट चाइल्ड पेरेंट रिलेशन भी प्रोसेस में कम्युनिकेशन कर सकें। दूसरी जो सबसे पावरफुल चीज है दैट इज ये बाई डायरेक्शनल है। अब ये दोनों साइड कम्युनिकेट कर सकता है फ्रॉम द कन्वर्ट। several processes can use named pipe for communication। आपके more than two processes भी जो है वो आपस में using this तो communication way है उसको यूज करते हुए कम्युनिकेट कर सकें एक दूसरे के साथ। ये जो मैकेनिज्म है ये दोनों यूनिक्स और विंडोज दोनों के ऊपर मौजूद है और दोनों इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। ये था जी इस सिस्टम का डिटेल्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम इंशाल्लाह दोबारा जरूर उसके अंदर देखेंगे ये मजीद आगे हम क्या पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।